हेलो एंड वेलकम टू आवर चैनल सोलो टेल्स। और आज की हमारी मूवी का नाम है हिकामोरी गकारी। ये एक मिस्ट्री नॉयर मूवी है। तो चलिए शुरू करते हैं मूवी की बेसिक प्लॉट लाइन। मूवी की स्टार्टिंग में हम फुकुमोतो नाम के आदमी को देखते हैं। फुकुमोतो एक बहुत बड़ी इंटरनेशनल कंपनी का मालिक था और आज उसकी कंपनी को 15 साल पूरे हो चुके थे। इसी खुशी में फुकुमोतो ऑनलाइन लाइव नए बिजनेसमैन को एडवाइस दे रहा था और इस लाइव सेशन को बहुत सारे लोग देख रहे थे। इन्हीं में से एक यामागुची था जो पार्क में बैठकर ये वीडियो देख रहा था। तभी कोई पीछे से आकर यामागुची का गला घोटकर उसे वहीं मार डालता है और अब मूवी शिफ्ट होती है कासुकाबे नाम के एक काफी एम्बिशियस ऑफिसर पर। कासुकाबे हमें बताता है कि सभी डिपार्टमेंट्स के कॉम्प्लेक्स केसेस को सपोर्ट करने के लिए सेक्शन 2 नाम से एक नया डिपार्टमेंट बनाया गया है और खुशनसीबी से अब से मैं भी इस डिपार्टमेंट का न्यू मेंबर हूँ। ऐसा बताकर कासुकाबे सेक्शन 2 के डोर तक पहुँचता है और यहाँ सेक्शन 2 के नीचे एक लेबल अजीब ढंग से चिपका हुआ था। कासुकाबे इसे बेकार समझकर अपनी जेब में रख लेता है और काफी एक्साइटमेंट के साथ सेक्शन 2 का डोर ओपन करता है, लेकिन डोर खुलते ही कासुकाबे की आंखें पूरी तरह बाहर आ जाती हैं। उसे लगता है कि वो गलत रूम में आ गया क्योंकि इस रूम में एक भी ऑफिसर नहीं था और ये कमरा किसी किंडरगार्टन स्कूल के बच्चे का लग रहा था। तभी सीन कट होकर रिटायर्ड कमिश्नर हितोशी पर शिफ्ट होता है। हितोशी ने अपने पीक टाइम पर बहुत सारे केसेस सॉल्व किए थे, इसलिए जनरल डायरेक्टर कोजी उनकी हेल्प मांगने आया था। इधर कोजी हितोशी को फिर से पुलिस डिपार्टमेंट में आकर एक स्पेशल टीम बनाने को कहता है। वैसे भी हितोशी की कई सारे डिटेक्टिव से जान पहचान थी, जिस कारण वो इस टीम के लिए गिने चुने डिटेक्टिव और ऑफिसर्स को सिलेक्ट कर सकता था। हितोशी कहता है, ठीक है, मैं तुम्हें अपने एक्सपीरियंस से उन ऑफिसर्स के नाम बताता हूँ जो काफी टैलेंटेड थे, लेकिन बदकिस्मती से उन्हें उस मुकाम में पहुँचने का कभी मौका नहीं मिला। इनमें से सबसे पहला नाम था कासुकाबे का, इसलिए कासुकाबे को इस डिपार्टमेंट में सिलेक्ट किया गया है। दूसरा नाम था साकुरा का, जो कि एक एक्सपर्ट हैकर है। तीसरी थी ताकिको को फॉरेंसिक रिसर्च की ब्रिलियंट जानकारी थी। हितोशी कहता है, ये सारी ऑफिसर्स अपने आप में बहुत टैलेंटेड हैं, इसलिए इन्हें लीड करने के लिए मुझे किसी एक्स्ट्रा टैलेंटेड ऑफिसर को चुनना पड़ेगा। अमानो हैरानी से कहती हैं, कहीं आप उसे तो नहीं बुलाने वाले? तभी सीन वापस से कासुकाबे पर आता है। कासुकाबे यहाँ बोर हो रहा था, लेकिन अचानक कासुकाबे को किसी की आवाज आती है कि तुम भागने में बहुत माहिर थे, इसलिए तुम्हें स्पेशल टीम का मेंबर बनाया गया, लेकिन 5 साल के बाद ही तुम्हें इस टीम से निकाल दिया गया। फ्लैशबैक में दिखाते हैं कि आखिरी बार कासुकाबे किसी चोर का पीछा कर रहा था, पर तभी उस चोर के सामने एक बच्चा आ गया, जिस कारण चोर ने उस बच्चे पर हमला करने की कोशिश की, लेकिन कासुकाबे ने उसे बचा लिया। इसलिए चोर ने गुस्से में कासुकाबे की टांग में ही छुरा घोंप दिया, जिस वजह से कासुकाबे का पैर पहले की तरह कभी नहीं हो पाया और कासुकाबे अब दोबारा कभी नहीं भाग सकता। अपने बारे में इतना सब सुनकर कासुकाबे कहता है, आखिर तुम हो कौन और सामने क्यों नहीं आते? इसे सुन टेंट से एक अजीब आदमी बाहर आता है। कासुकाबे कहता है, तुम कौन हो? वो आदमी कहता है, मैं इस डिपार्टमेंट का लीडर तारो हूँ। दोस्तों, ये वही ऑफिसर है जिसके बारे में हितोशी और अमानो बात कर रहे थे। खैर, कासुकाबे कहता है, आप कहीं से लीडर नहीं लगते और हमारी बाकी टीम कहाँ है? मैं आधे घंटे से यहाँ सबका वेट कर रहा हूँ। तारो कहता है, ऑब्वियस सी बात है, वो लोग अपने टाइम से यहाँ आएंगे क्योंकि हम सभी हिकिकोमोरी हैं। कासुकाबे कहता है, हिकिकोमोरी ये क्या है? तारो बताता है, जिन टैलेंटेड ऑफिसर्स को फेलियर मानकर किसी न किसी रीजन से डिपार्टमेंट से निकाल दिया गया था, हमने उन्हें इस टीम में ऐड किया है और इसी को हिकिकोमोरी कहते हैं। तो इसे सुन कासुकाबे को कुछ याद आता है और वो अपनी जेब से वही दरवाजे पर लगा लेबल निकालता है। तो इसमें हिकिकोमोरी लिखा हुआ था, यानी कि रूम के लेबल से ही झलक रहा था कि ये टीम इम्परफेक्ट ऑफिसर्स की होने वाली है। दूसरी तरफ हम एक लेडी को देखते हैं जो अपने डॉग के साथ पार्क में आई थी। तभी उस लेडी को वहाँ किसी आदमी की डेड बॉडी दिखती है, जिसे देख वो लेडी घबरा जाती है। आगे उस पार्क को पुलिस ऑफिसर्स कवर कर लेते हैं और यहाँ इन्वेस्टिगेट करने ऑफिसर मियुकी और सर्जेंट काइसुके को बुलाया जाता है। काइसुके मियुकी से कहता है कि मरने वाले का नाम यामागुची था। यामागुची एक बहुत बड़ी IT कंपनी का ओनर था। दोस्तों, यामागुची वही है जिसे हमने स्टार्टिंग में ही मरते हुए देखा था। काइसुके आगे बताता है कि यामागुची की हत्या 8 बजे से 10 बजे के बीच किसी चीज
से गला घोट कर की गई थी। वहीं फॉरेंसिक टीम को लाश में एक फाइबर चिपका हुआ मिला, साथ ही लाश का सेलफोन गायब है, यानी किलर उसे अपने साथ ले गया। पर सबसे हैरान करने वाली बात ये है कि किलर ने यामागुची को मारने के बाद उसकी बॉडी को इस तरह के पोज में क्यों रखा। ये पोज तो किसी से माफी मांगने को सिंबलाइज करता है। मियुकी कहती है इसका मतलब किलर कोई ऐसा है जो यामागुची से माफी मंगवाना चाहता है, मतलब इसके पूरे चांसेस है कि किलर यामागुची की जान पहचान वाला कोई है। दूसरी तरफ कासुकाबे तारो के कहने पर कमरे को साफ कर रहा था। तभी इससे परेशान होकर कासुकाबे कहता है मैं यहाँ ये सब करने नहीं बल्कि क्रिमिनल केसेस सॉल्व करने आया हूँ। तो इसे सुन तारो अपने मॉनिटर की तरफ देखता है और तभी उसे सीसीटीवी में एक लेडी दिखती है जो कि उन्हीं के डिपार्टमेंट की ओर आ रही थी। इसे देख तारो कहता है तुम्हारा पहला केस चलकर तुम्हारे पास आ रहा है। आगे कासुकाबे उस लेडी से उसकी परेशानी पूछता है। तब वो लेडी बताती है कि मेरा नाम जोआना है और मेरे फियांसे मिस्टर सातो बहुत समय से लापता हैं। यहाँ इस कमरे में एक सीसीटीवी लगा हुआ था जिसकी मदद से तारो अपने रूम से इन पर नजर रख रहा था। अब कासुकाबे जोआना के फियांसे की फोटो देखता है तो इस फोटो में जोआना के हाथ में एक एंगेजमेंट रिंग थी, लेकिन यहाँ आते वक्त जोआना ने कोई रिंग नहीं पहनी हुई थी। ये चीज इधर तारो भी नोटिस कर लेता है। वहीं कासुकाबे जोआना से उसके फियांसे को ढूंढ निकालने का वादा करता है। दूसरी तरफ काइसुके अपनी टीम को बता रहा था कि हमें यामागुची के आईटी बैकग्राउंड से पता लगा कि यामागुची आखिरी बार असामी नाम की लीगल एडवाइजर और एडवोकेट से मिला था। तो आगे ये लोग एडवोकेट असामी से इन्वेस्टिगेट करते हैं। तब असामी कहती है हाँ मैं कल यामागुची से काम के सिलसिले में मिली थी, लेकिन हम दोनों 7 बजे ही अलग हो गए थे क्योंकि 7 बजे मेरा दूसरी जगह अपॉइंटमेंट था। आप वहाँ उनसे पूछ सकते हैं। साकुरा कहती है तो क्या आपकी नजरों में कोई ऐसा है जो यामागुची को मार सकता है। असामी कहती है यामागुची काफी कम एज में आईटी कंपनी का मालिक बन चुका था, तो जाहिर सी बात है उसके कई सारे दुश्मन होंगे जो उसे मारना चाहते होंगे। मैं स्पेशली किसी का नाम नहीं बता सकती। तो इसके बाद ये केस वहीं आकर रुक जाता है जहाँ से शुरू हुआ था। तभी डिपार्टमेंट में चीफ अकीरा वहाँ हितोशी को देखते हैं। हितोशी ने इनकी सारी बातें सुन ली थी, इसलिए हितोशी इन्हें हिकामोरी डिपार्टमेंट का कार्ड बांटता है ताकि अगर ये केस इनसे सॉल्व नहीं हो पाया तो वो केस हिकामोरी डिपार्टमेंट को ट्रांसफर कर दे। इस बीच काइसुके मियुकी को बताता है असल में हिकिकामोरी एक नई इन्वेस्टिगेशन टीम बनी है जिसे तारो लीड करेगा। मियुकी कहती है तारो तो वही अजीब सा ऑफिसर है ना जो पूरे दिन बस अपने कमरे में ही बंद रहता है, उस जैसा आलसी आदमी मैंने आज तक नहीं देखा। काइसुके कहता है वही तो, पता नहीं ऐसे आदमी के हाथ में इन्होंने एक पूरी टीम कैसे सौंप दी। अब इधर हितोशी डिपार्टमेंट चीफ को किसी तरह मना लेता है और वहाँ के ऑफिसर से कहता है फाइनली ये केस हिकिकामोरी डिपार्टमेंट का पहला केस होगा जिसमें हमें आप सभी के सहयोग की जरूरत पड़ेगी। आगे हितोशी हिकिकामोरी टीम के चारों मेंबर्स की एक दूसरे से पहचान करवाता है और कहता है इस केस में हमें सारी डिटेल्स ऑफिसर मियुकी देंगी। तब मियुकी कमरे में एंटर होती है और कमरे की हालत देखकर ही मियुकी को बहुत अजीब लगता है। वहीं पहली मुलाकात में ही मियुकी की तारो के साथ बिल्कुल नहीं बनती। तब हितोशी इन्हें अलग करते हुए पहले केस पर ध्यान देने कहता है, जिसे सुन मियुकी इन्हें यामागुची के मर्डर की फाइल देती है। इस फाइल को देखकर कासुकाबे कहता है अरे इस आदमी का चेहरा तो मेरे क्लाइंट जोआना के हस्बैंड सातो से हूबहू मैच करता है। ऐसा कहकर कासुकाबे दोनों की फोटो बोर्ड पर लगाता है और कहता है कि जोआना ने मुझे बताया था कि उसका हस्बैंड सातो कई हफ्तों से लापता है। वहीं सातो एग्जैक्टली यामागुची की तरह दिखता है, इसका मतलब दाल में जरूर कुछ काला है। साकुरा याद करते हुए कहती है यामागुची जैसा एक और आदमी मैंने कहीं तो देखा है। अरे हाँ, मेरी एक फॉलोवर ने ऐसा पोस्ट डाला था कि वो इस आदमी से शादी करने वाली है। ऐसा कहकर साकुरा उस पोस्ट को ढूंढकर सभी को दिखाती है। तो इसमें यामागुची के साथ कोई दूसरी लड़की थी और इस पोस्ट में भी यामागुची का कोई और नाम था। इसे देख तारो अंदाजा लगाता है कि यामागुची एक फ्रॉड आदमी हुआ करता था। वो सभी औरतों से अलग अलग नाम बताकर उनसे शादी करने का वादा करता। इवन फोटो में भी यामागुची ने दोनों लड़कियों को सेम तरह की एंगेजमेंट रिंग गिफ्ट की थी। अब सवाल ये उठता है कि आखिर यामागुची को मारा किसने। साकुरा कहती है इसके बहुत से चांसेस हैं कि यामागुची की किलर जोआना होगी। कासुकाबे कहता है लेकिन जोआना तो खुद इधर यामागुची का पता लगाने आई थी। तारो कहता है हो सकता है कि वो सब जोआना का नाटक हो। तुमने नोटिस किया जब जोआना मिसिंग कंप्लेंट लिखवाने आई थी तब उसके हाथ में एंगेजमेंट रिंग नहीं थी। हो सकता है कि जोआना को यामागुची की सच्चाई पता लग गई हो और इसी गुस्से में उसने यामागुची की रिंग फेंक दी हो। ताकिको कहती है और मे बी रिंग फेंकने के बाद उसने यामागुची को मार डाला, फिर यामागुची की कंप्लेंट लिखवाने इधर आ गई ताकि कोई भी उस पर डायरेक्ट शक ना कर सके।
मियुकी कहती है, मैं जोआना से इस बारे में सवालात करने जा रही हूँ, लेकिन तभी तारो मियुकी को रोकते हुए कहता है, जोआना अपनी मिसिंग कंप्लेंट हमारे पास लिखवाने आई थी, तो उससे तहकीकात करने का हक भी हमारा है। मियुकी कहती है, लेकिन तुम तो इस जगह को छोड़कर कहीं जाओगे नहीं। तारो कहता है, मैं नहीं, लेकिन कासुकाबे तो जा सकता है। आगे हम कासुकाबे को जोआना के स्कूल के पास देखते हैं। तभी तारो उसे वीडियो कॉल करके कहता है, इस फोन को अपनी जेब में रख लो, मैं तहकीकात के वक्त तुम्हारे फोन कैमरे के थ्रू सब देखता रहूंगा। तो इसे सुन कासुकाबे ऐसा ही कहता है। आगे कासुकाबे जोआना से मिलकर उसे सातो की सारी सच्चाई बता देता है कि सातो असल में एक फ्रॉड था और सातो का असली नाम यामागाशी है, लेकिन यामागाशी को कल रात किसी ने मार डाला है। इसे सुन जोआना बहुत शॉक्ड होती है। तब कासुकाबे कहता है, वैसे मैं यहाँ ये पता करने आया हूँ कि आप कल रात 8 बजे यानी कि यामागुची के मर्डर के वक्त किधर थीं? जोआना कहती है, मैं अपने कमरे में अकेली थी, कहीं आप मुझ पर शक तो नहीं कर रहे? तभी जोआना को यामागुची के फोन से तारो की आवाज आती है और यहाँ जोआना समझ गई थी कि कासुकाबे उसे कैमरे से रिकॉर्ड कर रहा है। यहाँ कैमरा देखते ही जोआना घबरा जाती है। तब कासुकाबे इसके लिए माफी मांगता है और बताता है कि ये मेरी सीनियर हैं और आपसे कुछ सवाल करना चाहते हैं। ऐसा कहकर कासुकाबे जोआना को फ्रंट कैमरे में लाता है और इधर तारो जोआना से पूछता है कि क्या आपको यामागुची के इस मैरिज फ्रॉड के बारे में पहले से पता था? तो जोआना इस पर मना करती है और बताती है कि मैंने यामागुची की रिंग कहीं नहीं फेंकी थी, बल्कि वो रिंग मुझसे कहीं गुम हो गई है और मुझे आज से पहले ये भी नहीं पता था कि यामागुची मेरे साथ फ्रॉड कर रहा था। तारो कहता है, खैर क्या कोई ऐसा आदमी था जो यामागुची को नुकसान पहुंचा सकता है? तो इसे सुन जोआना को कुछ याद आता है और वो अपने बैग से कुछ धमकी भरे लेटर्स निकालती है। इनमें लिखा था कि सातो से ब्रेकअप कर लो, वो एक फ्रॉड है, अगर तुमने उससे ब्रेकअप नहीं किया तो मैं उसे मार डालूंगा। जोआना बताती है, यामागुची के साथ रहते वक्त मुझे हमेशा ऐसा एहसास होता था कि कोई मेरा पीछा कर रहा है और जब मुझे इस तरह के लेटर्स आने लगे तब ये बात और भी कंफर्म हो गई, जरूर उसी स्टॉकर ने यामागुची को मार डाला होगा। आगे कासुकाबे ये सारी बातें अपनी टीम को बताता है, जिससे इन्हें पता लगता है कि जोआना यामागुची की किलर नहीं है, बल्कि वो खुद एक विक्टिम थी। आगे ये दिखाते हैं कि कासुकाबे जोआना से काफी इम्प्रेस होता है, क्योंकि जोआना अपने नर्सरी स्कूल के बच्चों को काफी प्यार से ट्रीट करती थी। अकेले में कासुकाबे जोआना से इसका रीजन पूछता है। तब जोआना बताती है कि मेरे असल में माँ बाप इस दुनिया में नहीं थे, लेकिन मुझे अडॉप्ट करने वाले पेरेंट्स ने मुझे इसका कभी एहसास तक नहीं होने दिया और इसलिए मैं इन बच्चों को भी वो केयर और वो प्यार देना चाहती हूँ जो मुझे मेरे पेरेंट्स से मिला। इतना कहते ही वहाँ एक लड़का पानी के टैंक्स के साथ आता है। इसे देख कासुकाबे पास वाली टीचर से पूछता है, ये आदमी कौन है? तब टीचर बताती है कि ये वाटर डिलीवरी कंपनी के एम्प्लॉय माचिदा है और ये हर दिन बच्चों के लिए पानी लेकर आते हैं। जोआना इधर देखती है कि माचिदा की हैंड राइटिंग काफी अच्छी थी। तभी कासुकाबे इनके पास आकर माचिदा को अपना कार्ड देता है और बताता है कि अगर आपको जोआना के आसपास कोई अनजान आदमी दिखे तो मुझे जरूर कांटेक्ट कीजिएगा। तो इधर माचिदा जब कार्ड को अपने पास रख रहा होता है तभी कासुकाबे माचिदा के हाथ में एक ब्रेसलेट नोटिस करता है। तब माचिदा बताता है कि ये ब्रेसलेट मेरे फादर की आखिरी निशानी थी। अब फिर से कासुकाबे डिपार्टमेंट में सभी को बताता है कि जोआना के कांटेक्ट में सिर्फ कुछ स्कूल के बच्चे और माचिदा नाम का एक वाटर एम्प्लॉय शामिल है, जिसे देखकर बिल्कुल नहीं लगता कि वो किसी का मर्डर करेगा। तो यहाँ ये सभी केस से जुड़ी कुछ रैंडम सी बातें करने लगती हैं। तभी कमरे में हितोशी एक डीवीडी के साथ आता है और बताता है कि जिस वक्त यामागुची का कत्ल हो रहा था उस टाइम एक टैक्सी ड्राइवर की कार पास में मौजूद थी और इस डीवीडी में उसी कार के डैश कैम की फुटेज है। इसे सुन ये लोग डीवीडी को डालकर उसमें फुटेज देखते हैं तो इसमें एक आदमी बैक साइड से क्राइम सीन की तरफ जाता दिखता है, लेकिन इस आदमी का चेहरा किसी को नहीं दिखता। तभी ताकी को फुटेज को पॉज करती है और बताती है कि इस आदमी ने किसी तरह का ब्रेसलेट पहना हुआ है। तो इसे सुन कासुकाबे को याद आता है कि ऐसा सेम ब्रेसलेट तो माचिदा ने पहना था। वहीं माचिदा जिस कंपनी में काम करता था वो कंपनी क्राइम सीन से सिर्फ 5 मिनट की दूरी पर थी। आगे कासुकाबे मियुकी को बोर्ड में समझा रहा था कि माचिदा का जोआना के स्कूल में आना जाना लगा रहता था, इसलिए माचिदा को जोआना से एक तरफा प्यार हो गया, जिस वजह से माचिदा जोआना को स्टॉक करने लगा। वहीं इस दौरान जोआना यामागुची से एंगेजमेंट कर चुकी थी, इसलिए दोनों को अलग करने के लिए माचिदा ने जोआना को धमकी भरे लेटर्स लिखने शुरू कर दिए। लेकिन जब लेटर्स से कोई फर्क नहीं पड़ा तब माचिदा ने यामागुची को मार डाला। तो इसे सुन मियुकी अपने असिस्टेंट काइसुके को बुलाती है
और यहाँ हमें पता लगता है कि काइसुके और माचिदा एक दूसरे को पहले से जानते हैं। दरअसल दोनों ने पुलिस बनने की शुरुआत एक साथ की थी। आगे हम माचिदा की कंपनी देखते हैं। इधर मियुकी और काइसुके माचिदा के बारे में इन्वेस्टिगेट करने आए थे, वहीं कासुकाबे भी इनके पीछे आ गया। इधर कासुकाबे ने अपना कैमरा ऑन रखा होता है जिससे तारो सब देख सके। अब ये तीनों माचिदा के बॉस से मिलकर पूछते हैं कि माचिदा इस वक्त किधर है, लेकिन बॉस बताता है कि माचिदा तो कल से ऑफिस नहीं आया और न ही उसका कॉल लग रहा है। काइसुके बताता है कि हमें माचिदा पर यामागुची के मर्डर का शक है। इसे सुन माचिदा का बॉस कहता है माचिदा कभी किसी का मर्डर नहीं कर सकता, वो तो काफी सीधा लड़का था। लेकिन हाँ, माचिदा के पास में कुछ ऐसे इश्यूज थे जिस वजह से वो गलत रास्ते में चला गया था। तो इसे सुन तारो फोन से पूछता है वो इशू क्या थे। बॉस कहता है मुझे ठीक से तो नहीं पता, लेकिन माचिदा ने ऐसा बताया था कि वो किसी अपने जान पहचान वाले से मिलने वाला है। तभी थोड़ी देर बाद पुलिस को एक लोकेशन से खबर मिलती है और हम देखते हैं कि लॉयर असामी को भी सेम यामागाशी के पैटर्न से किसी ने मार डाला था। वहीं अब इस मर्डर को देखकर इन्हें माचिदा पर शक होने लगता है क्योंकि माचिदा अभी तक गायब है। अगले सीन में मियुकी हिकिकोमोरी डिपार्टमेंट के ऑफिसर्स को बताती है कि माचिदा असामी को जानता था और कोइंसिडेंटली असामी के डेथ से ठीक पहले माचिदा असामी के साथ बार में मौजूद था। ऐसा खुद बार की सीसीटीवी कैमरा में रिकॉर्ड हुआ है। आगे सीसीटीवी फुटेज देखते वक्त ताकिको फिर से कुछ नोटिस करके कहती है देखो, बार के आईने में एक आदमी इनकी तरफ देख रहा है। आगे साकुरा अपने सॉफ्टवेयर से उस मिरर वाले आदमी का चेहरा साफ करने लगती है। वहीं इस दौरान तारो कासुकाबे को बताता है कि ताकिको एक समय FBI टीम की मेंबर थी, लेकिन अपनी बीमार माँ की वजह से वो बिजी रहने लगी और जिस उम्र में लोग शादी करके सेटल हो जाते हैं उस उम्र में ताकिको अपनी मॉम के साथ रहती थी। इसलिए ताकिको को ऐसा लगने लगा कि वो सोसाइटी से अलग है। बस इसी वजह से ताकिको ने दुनिया से अपना कनेक्शन कट कर दिया और FBI टीम भी छोड़ दी। लेकिन अब ताकिको हमारे साथ काम कर रही है। इतना बताते ही उस मिरर वाले आदमी का चेहरा निकल आता है और ये आदमी अमीर बिजनेसमैन फुकुमोतो होते हैं। साकुरा ऑनलाइन पता करके बताती है कि जब से यामागाशी मरा है तब से यामागाशी की कंपनी के स्टॉक कम और फुकुमोतो कंपनी के स्टॉक ज्यादा हुए हैं। यानी फुकुमोतो के पास यामागाशी और उसकी लॉयर असामी को मारने का एक परफेक्ट मोटिव था। इसे सुन तारो कहता है कल ही साकुरा और कासुकाबे फुकुमोतो से सवालात करने जाएंगे। तो अगली सुबह ये लोग फुकुमोतो से मिलते हैं और इधर भी कासुकाबे का कैमरा ऑन था। कासुकाबे फुकुमोतो से कहता है मौत से पहले असामी आखिरी बार जिस बार में ठहरी थी सेम उसी बार में आप भी देखे गए थे। फुकुमोतो कहता है वेल, उस बार में IITians का आना बहुत कॉमन है, इट वॉज जस्ट अ कोइंसिडेंस। कासुकाबे कहता है वैसे आप यामागाशी की कत्ल वाली रात 8 बजे किधर थे। फुकुमोतो बताता है मैं उस वक्त अपने हेडक्वार्टर में लाइव वीडियो ब्रॉडकास्ट कर रहा था और उस ब्रॉडकास्ट को 15,000 लोग देख रहे थे। ये देखिए, ये रहा वो ब्रॉडकास्ट। दूसरे शब्दों में कहूँ तो मेरा यामागाशी को मानना नामुमकिन है। साकुरा कहती है वेल, मैंने आपका बैकग्राउंड चेक किया और मुझे पता लगा कि 18 साल पहले आप टाउनेट कंपनी के प्रोग्रामर थे, लेकिन यामागाशी ने उस कंपनी को दिवालिया कर दिया और कंपनी को फ्री में बेच भी डाला। इस कंपनी की वन ऑफ द पार्टनर असामी बन गई और आप जिसने कंपनी के लिए इतनी सारी प्रोग्रामिंग की थी उसे कुछ नहीं मिला। शायद तभी से आप उन दोनों को मारने का प्लान बना रहे थे। फुकुमोतो कहता है लेकिन उस बात को तो 18 साल हो गए हैं और अब मेरी खुद की कंपनी इतनी बड़ी हो गई है, भला फिर मैं उन दोनों को क्यों मारूंगा। लेकिन मुझे एक बात परेशान कर रही है। दरअसल एक दिन मुझसे मिलने टाउनेट कंपनी के ओनर का बेटा आया था। तब हमें रिवील होता है कि उस कंपनी के ओनर का बेटा माचिदा था। इसे सुनिए दोनों शॉक होते हैं। फुकुमोतो बताता है कि माचिदा के फादर ने दिवालिया होने के बाद खुदकुशी कर ली थी, जिस कारण माचिदा को ऑर्फनेज में भेज दिया गया। वहां से लौटने के बाद ही माचिदा मुझसे मिला और यामागाशी और असामी के बारे में पूछने लगा। आगे कासुकाबे इस बारे में तारो को ब्रीफ में समझाता है और यहाँ पूरा शक घूम फिर के वापस से माचिदा पर आ जाता है। पर यहाँ तारो किसी और ही सोच में था। तारो कहता है साकुरा के इन्फॉर्मेशन निकालने की स्किल्स देख मैं हैरान हूँ। ऐसा कहकर तारो कासुकाबे को साकुरा की बैक स्टोरी बताता है। असल में साकुरा मैथ में बहुत जीनियस थी और उसका IQ औरों से बहुत ज्यादा था, जिस वजह से साकुरा की बाकी क्लासमेट्स उससे दूर दूर रहते थे। लेकिन तब साकुरा को सोशल मीडिया में एक अलग दुनिया मिली जहां लोग उसके IQ को अप्रिशिएट करते थे और बस तब से साकुरा ने इंटरनेट को ही अपनी दुनिया बना लिया। इसे सुन कासुकाबे कहता है खैर मैं आपको बता रहा था कि फुकुमोतो पर हमें शक नहीं है क्योंकि वो एक अमीर आदमी था, भला वो किसी को क्यों मारेगा। इसलिए सारा शक जाता है माचिदा पर।
तारो कहता है, तुम्हें पता है लोगों को सबसे ज्यादा डर कुछ खोने का होता है, और ज्यादातर वो चीजें जो उन्होंने कई सालों की मेहनत से पाई, जैसे रिस्पेक्ट, प्राइड और ऑनर। हो सकता है फुकुमोटो ने इन्हीं सब के लिए उन दोनों को मार डाला। तभी सीन माचिदा पर शिफ्ट होता है। माचिदा कासुकाबे का दिया हुआ कार्ड देखते हुए पुलिस डिपार्टमेंट के अंदर आता है और रिसेप्शन वाले ऑफिसर से कासुकाबे के बारे में पूछता है, लेकिन तभी माचिदा को वहां चीफ ऑफिसर देख लेते हैं और चीफ के हाथ में माचिदा की ही फाइल होती है। इसे देख माचिदा वहां से भागने लगता है और भागते हुए माचिदा कैमरे में कैप्चर हो जाता है। तभी मूवी रात में शिफ्ट होती है और इधर तारू को मियुकी का कॉल आता है। दूसरी तरफ से मियुकी बताती है कि माचिदा ने शाम को एक सुनसान बिल्डिंग के पास अपना जीपीएस ऑन किया था, इसलिए हम वहीं माचिदा को पकड़ने जा रहे हैं, लेकिन हम उस बिल्डिंग से काफी दूर हैं। तब तारू कहता है, ठीक है, मैं मेरे टीम मेंबर्स को वहां भेजता हूँ। ऐसा कहकर तारू सभी मेंबर्स को अबेंडन बिल्डिंग में जाने का मैसेज करता है। मैसेज को पढ़कर हितोशी और साकुरा एक साथ जा रहे होते हैं कि तभी साकुरा का उसकी गली वाले लोग मजाक उड़ाने लगते हैं, जिसे देख साकुरा घबराकर अपने कमरे में वापस चली जाती है। दूसरी तरफ ताकीको अपने घर से निकल ही रही होती है कि तभी ताकीको की मॉम की तबीयत अचानक से बिगड़ जाती है और ताकीको भी लोकेशन में नहीं जा पाती। वहीं कासुकाबे जैसे ही भागने की कोशिश करता है, वैसे ही उसका पैर फिर से मुड़ जाता है। कहने का मतलब कि टीम के तीनों मेंबर्स अपनी अपनी परेशानियों के कारण लोकेशन में नहीं पहुंच पाते। खैर मियुकी किसी तरह वहां पहुंचती है, लेकिन उसे यहाँ माचिदा की लाश दिखती है, जिसने शायद बिल्डिंग से कूदकर सुसाइड किया था। अगली सुबह मियुकी हिकिकोमोरी टीम को बताती है कि माचिदा ने मरने से पहले ये सुसाइड नोट लिखा था। इसमें माचिदा ने कंफर्म किया था कि उसी ने यामागोशी और असामी का मर्डर किया था, क्योंकि उन दोनों ने उसके फादर की कंपनी को दिवालिया करके उसे बेचकर उन्हें सुसाइड करने पर मजबूर कर दिया था। आगे उन दोनों को मारने के बाद माचिदा सुसाइड लेटर लिखकर खुद बिल्डिंग से कूदकर मर गया। खैर हमें माचिदा की लाश के पास से ये टॉवल मिला और उस टॉवल में दोनों विक्टिम्स के डीएनए थे, यानी माचिदा ने उन दोनों को अपने उसी टॉवल से मारा था। संक्षिप्त में कहें तो ये केस इधर ही खत्म हुआ। ऐसा बताकर मियुकी चली जाती है और अब तारो माचिदा के लेटर को पढ़ता है तो वो नोटिस करता है कि माचिदा की हैंडराइटिंग काफी घटिया थी। तभी कासुकाबे माचिदा पर गुस्सा होकर कहता है, वो बिल्डिंग इस पुलिस स्टेशन के पास था, लेकिन तब भी आप वहां नहीं पहुंचे। ऐसा कहकर कासुकाबे टीम छोड़कर चला जाता है और कासुकाबे के साथ ही साकुरा और ताकीको भी टीम से हमेशा के लिए निकल जाती हैं और अब टीम में बस हितोशी और तारो ही बचे थे, यानी ये टीम कोलैप्स हो गई थी। अब कासुकाबे जब डिपार्टमेंट से निकल रहा होता है तभी उसे ज्वाना दिखती है, जो उसे मिलने आई थी। यहाँ ज्वाना को यकीन नहीं होता कि माचिदा जैसा आदमी किसी का मर्डर कर सकता है, वो भी 18 साल पहले वे एक बदले के लिए। तब कासुकाबे ज्वाना को समझाता है कि माचिदा छोटी छोटी चीजों को लेकर बहुत सेंसिटिव था। इवन जब उसने देखा कि यामागोशी तुम्हारे साथ फ्रॉड करने वाला है, तो उस वक्त उसने तुम्हें बचाने के लिए धमकी भरे लेटर्स भेजने शुरू कर दिए। तो इसे सुन ज्वाना रोने के लिए नैपकिन निकालती है, लेकिन गलती से ज्वाना से ओरिगामी का पेपर नीचे गिर जाता है। ये सब डिपार्टमेंट के कैमरे से तारो भी देख रहा था। इस तरफ ज्वाना कासुकाबे को बताती है कि इस तरह की ओरिगामी बनाना मुझे बचपन में मेरे एक दोस्त ने सिखाया था। ऐसा बताकर ज्वाना वहां से चली जाती है। तभी कासुकाबे के पास काइसुके आकर कहता है, सुसाइड करने से पहले माचिदा तुम्हें ढूंढने पुलिस स्टेशन आया था। शायद माचिदा तुमसे मिलकर अपना गुनाह सरेंडर करना चाहता था, लेकिन उसे मौका नहीं मिला, इसलिए उसने सुसाइड कर लिया। तो इसे सुन कासुकाबे हैरान होता है। दूसरी तरफ हितोशी और तारो माचिदा के डिपार्टमेंट से भागने की फुटेज देख रहे थे, लेकिन तभी तारो नोटिस करता है कि माचिदा बार बार कैमरे में अपने ब्रेसलेट को दिखा रहा था। इसे देख तारो को कुछ क्लिक होता है और वो हितोशी से कहता है, मुझे माचिदा के घर में मिले सामानों को एक बार चेक करना है। वैसे कासुकाबे किधर है? हितोशी कहता है, कासुकाबे तब से डिप्रेस्ड होकर अपने रूम में बंद है। आगे हितोशी कासुकाबे के कमरे में उससे मिलने जाता है और बताता है, तुम लीडर तारो पर गुस्सा होना क्योंकि तारो केस में अपना कोई फिजिकल एफर्ट नहीं डालता, लेकिन इसके पीछे एक कहानी है। दरअसल 3 साल पहले तारो एक खुफिया जासूस था, लेकिन उसे उसी के ऑर्गेनाइजेशन के सबसे भरोसेमंद आदमी ने धोखा दे दिया, जिस कारण दुश्मनों ने तारो को पकड़कर उसे गोली मार दी और तारो सीधा समंदर में डूब गया। लेकिन फिर लंबे इलाज के बाद तारो को किसी तरह बचा लिया गया, पर अब तारो पहले की तरह अपने बच्चे और वाइफ से नहीं मिल सकता था, क्योंकि अगर उसने ऐसा किया तो उसके दुश्मन अगली बार उसके परिवार को ही खत्म कर देंगे। इसलिए तारो दुनिया वालों के लिए मर चुका है और अब तारो चाहकर भी अपने कमरे से बाहर नहीं निकल सकता, वरना तारो के दुश्मन को इसकी खबर हो जाएगी। तो इसे सुन कासुकाबे को तारो के लिए बुरा लगता है
और उसी शाम कासुकाबे साकुरा और ताकिको को कॉल करता है। फिर अगली सुबह ये तीनों एक साथ डिपार्टमेंट फिर से ज्वाइन करते हैं। दरअसल कासुकाबे ने साकुरा और ताकिको को तारो की सारी सच्चाई बता दी थी और अब ये तीनों तारो के हाथ और पैर बनकर उसके लिए काम करने के लिए तैयार थे। इसे देख तारो खुश होता है और उनसे पूछता है, क्या आप लोगों को सच में लगता है कि माचिदा ही असली किलर था? कासुकाबे कहता है, मुझे एक चीज याद आई। जब माचिदा ज्वाना से मिलने आया था तो उसने ज्वाना को एक रसीद दी थी जिसमें माचिदा की हैंडराइटिंग काफी सुंदर थी, लेकिन सुसाइड नोट में माचिदा की हैंडराइटिंग काफी घटिया थी। साकुरा कहती है, हाँ, और भला कौन सा किलर सुसाइड करते वक्त अपना मर्डर वेपन अपने साथ लेकर मरता है? ताकिको कहती है, प्लस कोई भी हत्यारा किसी को मारने से पहले क्लब जैसी पब्लिक जगह में मिलने क्यों बुलाएगा? अगर वो चाहता तो किसी प्राइवेट प्लेस में बुलाता जहाँ कैमरे भी नहीं लगे होते। हातोशी कहता है, इसका मतलब माचिदा असली किलर नहीं था और ये केस अभी भी अनसॉल्व्ड है। तो यहाँ ये सभी इस केस को फिर से सॉल्व करने के लिए एक असली टीम की तरह काम करने को राजी होते हैं। तारो कहता है, माचिदा उस दिन पुलिस डिपार्टमेंट में कासुकाबे को दिखाने के लिए जरूर कोई एविडेंस लाया होगा, इसलिए मैं एविडेंस को ढूंढने का काम कासुकाबे को देता हूँ। तो आगे कासुकाबे उस बिल्डिंग के पास जाकर छानबीन करता है जहाँ माचिदा की मौत हुई थी और फिर काफी ढूंढने के बाद कासुकाबे को यहाँ एक एविडेंस मिल ही जाता है, जिसे देखकर कासुकाबे की खुशियों का ठिकाना नहीं रहता। दूसरी तरफ हातोशी और साकुरा फुकुमोतो ने जिस बिल्डिंग में लाइव मीटिंग ली थी उसकी रिपोर्ट लाए थे और इसके मुताबिक सच में उस दिन उस बिल्डिंग में एक कमरा फुकुमोतो ने लाइव वीडियो रिकॉर्ड करने के लिए अपॉइंट किया था, यानी फुकुमोतो इनके शक से बाहर है। दूसरी तरफ ताकिको क्लब में हुई माचिदा की कन्वर्सेशन रिकॉर्ड करने की कोशिश कर रही थी और फाइनली ताकिको इसे डिकोड करके तारो के पास लाकर बताती है कि असामी और माचिदा उस दिन क्लब में पीपिंग वीडियो के बारे में बात कर रहे थे। दोस्तों, पीपिंग वीडियो वो होती हैं जब कोई छिपकर दूसरों की वीडियो बनाता है। आगे ये सभी उस सीसीटीवी का डिकोड वर्जन देखते हैं और इससे पता लगता है कि माचिदा किसी पीपिंग वीडियो को वेबसाइट से हटाने की बात कर रहा था, लेकिन असामी इस बारे में मानने से इनकार कर रही थी। तब माचिदा कह रहा था कि तुम और यामागाशी लोगों की छिपकर गलत वीडियोस बनाते हो और उसे इलीगल साइट में बेचते हो। तभी साकुरा कहती है, मैंने वो साइट ढूंढ ली। आगे ये लोग उस साइट को देखते हैं तो इसमें एक वीडियो में ज्वाना भी नजर आती है और ज्वाना के साथ वहाँ यामागाशी होता है जिसका चेहरा ब्लर किया गया था। हितोशी कहता है, तो इसका मतलब यामागाशी अलग अलग नाम से औरतों को फंसाता था ताकि वो उनके पता चले बगैर उनकी वीडियो निकाल कर साइट में बेच सके। ताकिको कहती है, लेकिन माचिदा को इस बारे में पता चल गया, इसलिए वो ज्वाना को यामागाशी से अलग होने के लेटर्स भेजने लगा। तारो कहता है, और जरूर माचिदा के लेटर्स से ज्वाना को सच्चाई पता चल गई, इसलिए मैंने नोटिस किया था कि ज्वाना कासुकाबे का फोन कैमरा देखकर एक पल के लिए सहम गई थी। साथ ही ज्वाना ने यामागाशी की रिंग भी फेंक दी थी। ताकिको कहती है, यानी यामागाशी और असामी की किलर ज्वाना है। तभी वहाँ कासुकाबे पहुंचकर दिखाता है कि मुझे फाइनली क्राइम सीन से माचिदा का ये ब्रेसलेट मिला। तो इसे देखकर टीम के लोग ज्यादा रिस्पांस नहीं करते क्योंकि अब इन्हें ज्वाना यानी किलर मिल चुकी थी। ये सारी बातें ये लोग कासुकाबे को समझाते हैं। कासुकाबे कहता है, फिर माचिदा ने सुसाइड लेटर लिखकर खुद को क्यों मारा? हातोशी कहते हैं, मे बी माचिदा ने भाप लिया था कि ज्वाना पकड़ी जाएगी, इसलिए माचिदा ने खुद पर सारे मर्डर्स का इल्जाम लेकर सुसाइड कर लिया। तारो कहता है, सही कहा, और मैंने माचिदा के ऑर्फनेज से पता किया तो पता लगा कि माचिदा की एक बहन भी थी जिसे अडॉप्ट कर लिया गया था और वो और कोई नहीं बल्कि ज्वाना थी। इसलिए माचिदा अनजान बनकर ज्वाना को बचाने की कोशिश कर रहा था। तभी साकुरा को कुछ मिलता है और वो बताती है कि असल में यामागाशी और असामी जो वीडियो बनाते थे उनमें फुकुमोतो भी उनका पार्टनर था, यानी ज्वाना का अगला टारगेट और कोई नहीं बल्कि फुकुमोतो होगा। वहीं कल फुकुमोतो मीटिंग के लिए ग्रैंड फोर्ट होटल आने वाला है, मतलब ज्वाना भी वहां फुकुमोतो को मारने जरूर आएगी। कासुकाबे कहता है, इसका मतलब हम फुकुमोतो को कत्ल से पहले ही पकड़ सकते हैं। लेकिन तारो को इधर कुछ कंफ्यूजन थी, इसलिए तारो भी रिस्क लेकर इनके साथ चलने का डिसाइड करता है। अगली सुबह हम फुकुमोतो को होटल में देखते हैं। तभी ज्वाना फुकुमोतो के कमरे में आकर उसे मारने के लिए चाकू निकालती है। इधर ज्वाना फुकुमोतो को मारने ही वाली थी कि तभी कासुकाबे वहां आकर ज्वाना को रोक लेता है और कासुकाबे की बाकी टीम लीडर तारो के साथ कमरे में दाखिल होती है।
फुकुमोतो इनसे कहता है, इस लड़की को पकड़ लीजिए, इसने मुझे मारने की कोशिश की। लेकिन तारो कहता है, तुमने काम ही ऐसा किया है कि तुम्हें कोई भी मारना चाहेगा। असल में तुम्हारी कंपनी की सेल्स दिन ब दिन घटती जा रही थी, इसलिए तुमने ब्लैक मार्केट में इलीगल वीडियो डालकर पैसे कमाने का फैसला किया। लेकिन जब पैसे आए तो यामागाशी ने तुम्हें ज्यादा पैसे देने से साफ इनकार कर दिया, जिसके बाद तुमने यामागाशी और असामी को मार डाला, क्योंकि असामी भी तुम्हारी टीम की पार्टनर थी और ऐसा करने पर उस इलीगल वेबसाइट के सारे पैसे तुम्हारे हो गए। फुकुमोतो कहता है, भला मैं किसी को कैसे मार सकता हूँ, मैं तो यामागाशी के कत्ल के वक्त लाइव सेशन ले रहा था। साकुरा कहती है, वो एक झूठी अलीबी थी, जरा इस बिल्डिंग को देखो, जिस दिन यामागाशी को तुमने मारा था उस दिन बिल्डिंग के एलईडी में पूरे दिन ये वाली एड चल रही थी, लेकिन जहाँ तुम मीटिंग ले रहे थे वहाँ बैकग्राउंड में वो एड ही गायब है। इसका मतलब तुम्हारी मीटिंग लाइव नहीं थी, बल्कि तुमने उसे मर्डर से एक रात पहले रिकॉर्ड किया था। फिर तुमने मर्डर वाली रात यामागाशी को पार्क में बुलाया और अपने कपड़े से उसका गला दबाकर उसकी हत्या कर दी, ताकि ब्लैक मार्केट से आए सारे पैसे तुम हड़प सको। ऐसा करने के बाद तुमने यामागोशी की लाश को माफी मांगने वाले पोज में बिठा दिया, ताकि लोगों को ऐसा लगे कि यामागोशी का कत्ल किसी ने बदले के लिए किया है। वहीं तुम शुरुआत से ही दोनों मर्डर्स में माचिदा को फंसाना चाहती थी, इसलिए तुमने असामी की माचिदा से बार में मीटिंग करवाई और फिर मीटिंग के बाद तुमने असामी का भी खेल खत्म कर दिया। फुकुमोतो कहता है, तुम लोगों के पास इसका क्या प्रूफ है? तब साकुरा एक रिकॉर्डिंग दिखाती है जिसमें माचिदा फुकुमोतो से कह रहा था, मुझे पता है कि तुमने ही यामागोशी और असामी की हत्या की है। फ्लैशबैक में दिखाते हैं कि माचिदा ये सब फुकुमोतो को छत में बता रहा था। तब फुकुमोतो ने कहा, ओह तो तुम सब जान गए, लेकिन फिर भी तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। जरा अपनी बहन की इस वीडियो को देखो, मेरे एक बटन दबाने पर ये वीडियो पूरी दुनिया में फॉरवर्ड हो जाएगी। लेकिन मैं तुम्हें एक रास्ता देता हूँ, अगर तुम्हें अपनी बहन की इज्जत बचानी है तो मर्डर का सारा इल्जाम खुद पर ले लो और इस बिल्डिंग से कूद जाओ। तो इधर माचिदा काफी रोते हुए फुकुमोतो की बात मान जाता है। वहीं इसे सुन जुआना इमोशनल होती है। फुकुमोतो कहता है, तुम्हें ये रिकॉर्डिंग कहाँ से मिली? तारो कहता है, माचिदा के ब्रेसलेट से। असल में तुम जो भी कह रहे थे वो सब माचिदा ने अपने फोन में रिकॉर्ड कर लिया था और जब तुम्हारा उस पर ध्यान नहीं था तब उसने फोन की रिकॉर्डिंग मेमोरी से निकालकर ब्रेसलेट में भर ली थी और ब्रेसलेट सीढ़ियों के पास फेंक दिया था। साथ ही जब तुमने माचिदा से सुसाइड नोट लिखवाया तो उसने अपनी हैंडराइटिंग जानबूझकर खराब लिखी, ताकि पढ़ने वाले को पता चल सके कि वो ये नोट जबरदस्ती में लिख रहा था। तो इसे सुन फुकुमोतो हंसने लगता है और कहता है, चलो तुम लोग यहाँ तक तो पहुँच गए, लेकिन क्या तुम्हारे पास कोई फिजिकल एविडेंस है जिससे पता चले कि यामागोशी और असामी की हत्या मैंने की थी? साथ ही मर्डर वेपन में भी माचिदा का डीएनए मिलेगा, मतलब तुम किसी भी तरह से मेरा गुनाह कोर्ट में साबित नहीं कर सकते। तारो कहता है, एक्चुअली कर सकते हैं। दरअसल हमारी टीम ने पूरी दुनिया से एक बात सीक्रेट रखी। जब हम क्राइम सीन में पहुंचे थे तब माचिदा की सांसें चल रही थी और वो जिंदा था। फिलहाल माचिदा हॉस्पिटल बेड में है और तुम्हारे खिलाफ गवाही देने वाला है। तो इसे सुन फुकुमोतो के चेहरे की हंसी एकदम से गायब हो जाती है, क्योंकि अब वो पकड़ा गया। अब इधर तारो जुआना को कैट जैसा एक ओरिगेमी पेपर देता है और बताता है कि जिस दोस्त के बारे में तुमने बताया था कि तुम्हें उसने ये ओरिगेमी बनाना सिखाया था, वो असल में तुम्हारा भाई माचिदा था और माचिदा ने तुमसे अलग होते वक्त इसे तुम्हें निशानी के तौर पर दिया था और इसीलिए तुम माचिदा का बदला लेने फुकुमोतो के पास आई थी। तो इस ओरिगेमी कैट को देखकर जुआना इमोशनल हो जाती है और ये केस इधर ही क्लोज्ड होता है। इसके बाद दिखाती हैं कि सभी की जिंदगी में इस केस के बाद कुछ न कुछ इम्पैक्ट आता है। तारो अपनी फैमिली को बहुत मिस करता है, ताकि को अपनी मॉम का फिर से सही तरह से ख्याल रखती है और हितोशी फिर से एक नए केस के लिए एक्साइटेड होती हैं। और इसी के साथ ये मूवी एंड हो जाती है। तो होप है कि दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं ऐसे ही एक और मजेदार वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखें। धन्यवाद।